दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। अब ये बात नहीं समझ में आ रही है कि क्या अपने देश में किताब जो लिखी जाएगी वह भी समाज के या सत्ता के कुछ बहुत वज़नदार लोगों से पूछ कर लिखी जाएगी? क्या जो फ़िल्में बनेंगी, डॉक्यूमेंट्रीज़ बनेंगी, क्या उसके लिए भी सियासत या सत्ता में या समाज में ये देखना होगा कि कोई उससे नाराज तो नहीं है, किसी की भावना आहत तो नहीं हो रही है, या किसी लेखक, जर्नलिस्ट, फ़िल्म मेकर की अपनी जो क्रिएटिव फ्रीडम है, आखिर इसका क्या मतलब है? ख़ास तौर पे तब जब एक डॉक्यूमेंट्री नहीं सॉरी, एक फ़िल्म या कोई भी डॉक्यूमेंट्री भी हो, अगर वो बन रही है तो उसके कंटेंट पर कुछ लोग इसलिए नाराज हैं कि वो कह रहे हैं कि उनकी भावना आहत हो रही है। ये भावना आहत होने का क्या बैरोमीटर है? कौन-सा उपकरण है जिसके ज़रिए ये समझ में आ जाएगा कि आहत हो रही है? किसको सहलाएँगे, किसको आप बहलाएँगे, किसको आप कहेंगे कि आपके आहत जो दुःख हैं उन पर हम अपनी उँगलियाँ रख रहे हैं, हम आपको मलहम कर रहे हैं। ये क्या मतलब है इसका? ये दुनिया के किसी भी डेमोक्रेटिक समाज में, डेमोक्रेटिक कंट्री में ये सुना नहीं गया है, भावना आहत होना। लेकिन अपने यहाँ इतनी जोरदार आवाज़ इसकी आ रही है भावना आहत होने की, कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। हम इसी विषय पर आज बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ज्योतिबा फुले की जयंती के दिन एक फ़िल्म जो रिलीज़ होने वाली थी, वो रिलीज़ नहीं हो पाई। और वो रिलीज़ होने वाली फ़िल्म कौन थी? फुले, जिसमें ज्योतिबा फुले और सावित्री फुले के जीवन संघर्षों की पूरी कहानी बताई गई है। मैंने फ़िल्म देखी नहीं है। फ़िल्म जब रिलीज़ नहीं हुई है, रिलीज़ होगी तो ज़रूर मैं देखने जाऊँगा। ये अनंत महादेवन बड़े मशहूर व्यक्ति हैं फ़िल्म दुनिया के और संगीत से लेकर के फ़िल्म तक के, और उन्होंने ये फ़िल्म बनाई है, वो डायरेक्टर हैं। इसमें पत्रलेखा और प्रतीक गांधी ये 2 मुख्य इसके कलाकार हैं। ये भी बहुत मशहूर हैं। तो ये फ़िल्म रोक दी गई कि 11 को नहीं अब 25 को सुना है कि होगी। और बिल्कुल ताज़ा खबर इसके बारे में आई है ये, कि महादेवन साहब ने प्रेस को बताया है मुंबई में या संभवतः किसी अन्य जगह, कि जो कट की बात आ रही है, वो कट ज़्यादा नहीं है, या वो कट नहीं है बल्कि कुछ संशोधन है जो बदलाव के रूप में है, उनको हमने कैरी फॉरवर्ड किया है। और इसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि जो ब्राह्मण ग्रुप्स हैं, उन्होंने जो असहमति जताई थी, अपनी भावना का हवाला दिया था, उसको भी हम देख रहे हैं। और ये 25 को होगी रिलीज़, ये बात सामने आई है। लेकिन हम उनके बयान पर या इस फ़िल्म की क्या स्थिति होगी, इससे ज़्यादा हमारे समाज में जो क्रिएटिव फ्रीडम जिस तरह से उसके साथ ट्रीटमेंट किया जा रहा है, हम उस पर बात करेंगे। हमारे साथ 2 बड़े ख़ास मेहमान आज हैं। हमारे साथ हैं आनंद पटवर्धन, देश के क्या देश-विदेश के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बहुत जाने-माने फ़िल्म मेकर। उनकी डॉक्यूमेंट्रीज़ ने, उनकी फ़िल्मों ने बहुत ही अ, समाज में विचारोत्तेजक विमर्श शुरू किए, उनको सराहा गया और उनसे काफ़ी लोग नाराज़ भी हुए। हमारे साथ हैं प्रथमेश पाटिल, बहुत जाने-माने पत्रकार, मराठी और अंग्रेजी के। प्रथमेश इन दिनों पुणे में इंडी जर्नल के एडिटर इन चीफ हैं। आप दोनों का स्वागत है। धन्यवाद। शुरुआत मैं प्रथमेश आपसे करना चाहता हूँ। आप एक चूँकि पुणे बेस्ड जर्नलिस्ट हैं, आप हमें बताएँ, और मैं फ़िल्म मामलों का जानकार भी नहीं हूँ, कि लेटेस्ट खबर क्या इस मामले में है और क्या आपने सुना है, जिसे हमारे दर्शकों श्रोताओं को बताना चाहेंगे? देखिए, यहाँ पर अभी तक तो जो पता चली है बात ये ऐसी है कि उन्होंने बस रिलीज को डिले किया है। रिलीज होने वाली है फिल्म। जो भी कट्स उन्होंने सेंसर बोर्ड ने मांगे थे उनको अब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। और बहुत ही छोटे छोटे डायलॉग्स और इस पर उन्होंने डिमांड किया था कि ये चेंज कीजिए, वहां पर चेंज कीजिए। वो सारे चेंजेस इन्होंने एक्सेप्ट कर लिए हैं। फिर भी जो अनंत महादेवन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, अभी कंडक्ट की है। उसमें उन्होंने कहा है कि वो जो उसके अगेंस्ट कंट्रोवर्सी चल रही थी, वो थोड़ी सी ठंडी होने तक उन्होंने जो रिलीज है वो थोड़ा सा
डिले कर दिया है, वो थोड़ा देर से करेंगे। तो शायद 20-25 अप्रैल को फ़िल्म रिलीज़ हो सकती है। सो जल्दी फ़िल्म देखने मिल सकती है। और रही बात जो आनंद दवे है, वो उनकी संघटना जितना दिखाया जाता है, जितना मीडिया कवरेज है, उतनी बड़ी उनकी संघटना है भी या नहीं, इस पर हमेशा से एक सवाल बना रहता है, क्योंकि वो खुद इलेक्शन में उतरे थे हाल ही की एक इलेक्शन में, और आप उन्होंने राष्ट्रवादी की बात कर रहे हैं? हाँ, आनंद दवे जो ब्राह्मण महासंघ के हैं, और कौन कौन उनको से पार्टी से डिपॉजिट उतरे? वो बीजेपी के अगेंस्ट उतरे थे, और वैसे क्योंकि बीजेपी ने ब्राह्मण उम्मीदवार नहीं दिया था कस्बा में, और तब उनको डिपॉजिट भी उनका वो बचा नहीं पाए। तो ये जो जितना सीरियसली लिया जा रहा है उनको, वो उतने सीरियसली लेने के उतना काम है उनका, या उतनी संगठना बड़ी है, ऐसी कोई बात दिखाई नहीं देती, लेकिन फिर भी उसकी उनकी दखल ली जाती है, उनको उतना प्रेशर लिया जाता है उनका, तो उनका अभिनंदन करना चाहिए उस बारे में। बस यही पुणे से तो यही यही चर्चा चल ये दूसरे जो एक संगठन का नाम आया है, पता नहीं महाराष्ट्र में इस तरह का कोई, यूपी बिहार में तो है इस तरह के संगठन है परशुराम जी के नाम पर, लेकिन परशुराम विकास महामंडल, ये क्या है? नहीं, कभी कभी नहीं सुना है इसके बारे में, पता नहीं क्या है ये। ये ब्राह्मण महासंघ सुनाई देता है क्योंकि वो बहुत मीडिया फ्रेंडली है, वो बहुत सारे व्हाट्सएप पर मैसेजेस भेजते रहते हैं, वो बहुत सारे अपडेट्स दे, हम इसका निषेध करते हैं, उसका निषेध करते हैं, ब्राह्मण्स पर इस तरीके से अन्याय हो रहा है, ब्राह्मण्स का पॉपुलेशन घट रहा है, वगैरह वगैरह चालू उनका शुरू रहता है, लेकिन ये परशुराम संगठन के बारे में कभी नहीं सुना मैंने। जी। तो लेकिन बिल्कुल संक्षेप में फिर मैं आनंद जी के पास आऊंगा, लेकिन ये ज्योतिबा फुले के जयंती के दिन अगर ये फिल्म रिलीज होनी थी, तो इसको बिल्कुल। सेंसर बोर्ड जो भी आप कहते हैं उसको क्या बोलते हैं आजकल, सीबीएफसी, सीबीएफसी सीबीएफ, है। तो ये इसमें जो लोग थे उन लोगों का नाम मैंने देखा बाई चांस, वो बिल्कुल। फिल्म बनाते भी हैं कुछ लोग, उसमें एक सज्जन ने बनाई थी कश्मीर पर एक बहुत ही खतरनाक। विवादास्पद, हाँ, इस तरह के तमाम लोग हैं उसमें। तो बिल्कुल। हमारा ये कहना है कि अगर सेंसर बोर्ड ने ज्यादा कट नहीं दिए थे, तो क्यों फिल्म रोकी गई? फिल्म ऑल ऑफ सडन क्यों अचानक रोकी गई, 25 अप्रैल तक की गई? इसके क्या देखो, मतलब, देखिए, क्या एक तो आपको गई है? एक बात तो ये है कि जो सेंसर बोर्ड की अगर आप वो लिस्ट देखें, जो जूरी थे, ये कट्स जिन्होंने सुझाए, तो उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुजन प्लेटफॉर्म्स पर बहुजन नाम से भी वो दिखे हुए हैं, मतलब जैसे पतंगे जो है वो संघ का एक बहुजन चेहरा, इस तरीके से वो एक डबल ड्यूअल कैरेक्टर लेकर घूमने वाले लोग भी उसमें हैं। तो ये सारा जो सेंसर बोर्ड, मतलब ये स्पेसिफिक फिल्म पर जो लोग थे, उनमें से कई ऐसे हैं जिनको बारीकी से पता है कि ये फिल्म का पॉलिटिक्स क्या हो सकता है, और फूले को पोर्ट्रे करने के मायने क्या हो सकते हैं, ये उनको पता है, और इसी वजह से वो बहुत बारीकी से उन्होंने फिल्म देखी है और पढ़ी भी है शायद, तो उन्होंने बिल्कुल मनुस्मृति का जहाँ पर उल्लेख है, तो उस किताब वो नाम हटाने को उन्होंने कहा। फिर जहाँ पर हजारों वर्ष पुरानी, 3000 साल पुरानी जाति व्यवस्था, तो कई साल पुरानी जाति व्यवस्था ऐसे कहने को उन्होंने मजबूर कर दिया। तो ये ऐसे लोग उस कमेटी में थे, ये सर्टिफिकेशन कमेटी में। लेकिन और आपके दोस्त है वो छगन भुजबल साहब, वो तो बिल्कुल खामोश हो गए, उन्होंने तो कुछ अ, इंटरव्यू नहीं किया इस मुद्दे पर, वो तो आपके नाम पर वो बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं। क्योंकि वो तो सरकार के दोस्त है, वो सबसे पहले तो वो कुछ बोलेंगे नहीं इस बारे में, पता नहीं बोलेंगे भी या नहीं, लेकिन फिर भी आप देखेंगे बहुत ही एक तरीके से ट्रैजिक कॉमेडी का माहौल चल रहा है हमारे यहाँ पर सारा देश में। ये ट्रेजेडी है कि जो सच है, जो बिल्कुल वेल रिकॉर्डेड सच है, उसकी फिल्म जब आती है तब सेंसर बोर्ड हिस्ट्री के सारे पैमाने लगा देता है कि आप अगर वो सर्टिफिकेशन का लेटर पढ़ोगे, तो इसका संदर्भ दीजिए, इसका रेफरेंस दीजिए, ये कहाँ पर लिखा हुआ है इतिहास में, ये कहाँ पर लिखा हुआ है इतिहास में। अब हमने देखा है कि कुछ ही दिनों पहले मराठा इतिहास से ही जुड़ी एक फिल्म आई थी, छावा। उसमें
इतनी सारी अनैतिहासिक बातें बताई गई थी, इतनी सारी अनैतिहासिक पोर्ट्रेयल्स थे उन, तब सेंसर बोर्ड ने ये काम किया हुआ नहीं दिखा हमें, क्योंकि वहां पर जो क्वेश्चन था वो हिंदू मुस्लिम करने का था। यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो वेल रिकॉर्डेड हिस्ट्री है कि पुणे के एक स्पेसिफिक क्लास ने, और ये ऐसी बात नहीं है कि सारे ब्राह्मण बुरे हैं, ऐसे कोई कहने की बात नहीं है। ये बहुत सारे ब्राह्मण तब ऐसे भी थे जो पुरोगामी यानी जो प्रोग्रेसिव थिंकिंग रखने वाले थे, और उन्होंने फुले के साथ जुड़कर बहुत सारा काम भी किया है, फुले को बहुत सारी मदद भी की है। तो हम देखेंगे कि ये जो एक सिंपल फैक्ट है हिस्ट्री का, वो उन्हें वो कह रहे हैं कि ये कंट्रोवर्शियल है, लेकिन वो जो अनहिस्टोरिकल हिस्ट्री दिखाई गई वो कंट्रोवर्शियल नहीं थी सेंसर बोर्ड के हिसाब से। सो ये बहुत ही ट्रैजिक बातें चल रही है हमारे यहाँ पे कि एक दोहरा दोहरा मापदंड यूज किया जा रहा है इसमें। और ओके। फूले इतने एक रेवोल्यूशनरी सब्जेक्ट है कि शायद वो, क्योंकि महाराष्ट्र का जो सारा एक रेनेसांस स्टेट का जो औधा है, जो एक ऊंचाई पर पहुंचा महाराष्ट्र, उसकी शुरुआत फूले से होती है। फूले के विचार से, फूले के एक्शंस से, और फूले का जो एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था, वो एक इतना बड़ा सिंबल है महाराष्ट्र की हिस्ट्री में, और इसीलिए शायद फूले से इतना डर लगता है सर। जी, आनंद जी, आप जी। क्या कमेंट आप करेंगे? इसके बाद फिर मैं आपसे दूसरे सवाल पूछूंगा कि जो घटना फुले फिल्म के साथ अभी घटित हुई है, जिसको लेकर मीडिया में चर्चा है, आप एक फिल्म मेकर के तौर पे कैसे देखते हैं इसको? नहीं, एक तो ये इनका इंटरवेंशन बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि फिल्म मैंने देखी नहीं है। मगर वैसे भी अगर फूले जी का उनका जो खुद का लिखा हुआ है वो आज छापा जाए तो उससे भी इनको आपत्ति होगी। 100% ये लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें तो फूले से ज्यादा ओपनली किसी ने बात नहीं की है। बाबा बाबा साहब अम्बेडकर से भी ज्यादा खोल के खुले फूले ने बात की है, जो ये लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब मैं कहता हूँ ये लोग, तो मैं साफ साफ बता दूं मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ। ये हिंदुत्ववादी, मेरे ख्याल से हिंदुत्ववादी और हिंदुत्व और हिंदुइज्म में मैं फर्क करता हूँ। सभी सबको करना चाहिए। ये जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, ये हिंदू भी नहीं है। ये एक नया तरह का फाशिस्ट विचार है जिसको हिंदुत्व कहा जा सकता है। यानी धर्म के नाम पे ये सिर्फ एक तरह की डिक्टेटरशिप चाहते हैं कि हमारी सोच ही चलेगी और किसी की सोच नहीं चलेगी। और ये जो आपने दो संगठनों के नाम दिए हैं जो बहुत महत्वपूर्ण नहीं हैं अपने आप में, मगर ये आप भी जानते हैं कि आरएसएस के इतने सारे अंग हैं, अलग अलग उनके फॉर्म्स हैं, कुछ लीगल हैं कुछ इलीगल हैं, और उनके अलग अलग नाम हैं। मगर ये जुड़े हुए हैं, एक साथ काम करते हैं। कभी कोई लीगली काम करता है, कभी कोई इलीगली काम करता है। और कभी फिल्म सेंसर पास हो जाने के बाद भी उसको उसको तकलीफ देते हैं, और कभी कभी सेंसर के लेवल पे ही उसको रोक देते हैं। तो ये दोनों सब तरह से उनका प्रयास चालू रहता है हमेशा। तो आज जो हो रहा है वो बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। अभी परसों ही आपने देखा कि कुणाल कामरा के साथ क्या हुआ। सिर्फ कुणाल कामरा के साथ नहीं, मगर कुणाल कामरा ने जहां पे रिकॉर्डिंग की थी वहीं पे जाके तोड़फोड़ इन्होंने की, और पुलिस उपलब्ध थी, पुलिस वहां पे थी, देख रही थी, उन्होंने सब होने दिया। इसका वीडियो भी एविडेंस है कि जब वो अटैक हो रहा था स्टूडियो पे, जहां पे कुणाल ने कई दिनों पहले, कई शायद महीनों पहले, पता नहीं कब किया था रिकॉर्डिंग, और इनको बात अच्छी नहीं लगी, उनको गाना अच्छा नहीं लगा, तो तोड़फोड़ कर दी। तो ये एक हमारा देश कहाँ जा रहा है ये आपको इसमें से दिखाई देता है। अलग अलग इंसिडेंट्स हो रहे हैं हमारे देश में, सिर्फ एक एक नहीं है ये। एक और इंसिडेंट ये है जो फुले की फिल्म पे अटैक होना। आप ये जो सवाल आप उठा रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई देश किधर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या
क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे आपने कहा कि फुले साहब ने तो खोल के रख दिया, अंबेडकर साहब से भी ज़्यादा खुली भाषा में तीखी भाषा में उन्होंने बात रखी है, वो जो आज के लोग ये लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। सिर्फ आप डायरेक्टली को फुले जी को कोट करें तो इनको बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन उस समय ठीक है, उनसे नाराज थे, उनके रास्ते में रोड़े अटकाए गए, बहुत सारी प्रॉब्लम की गई। लेकिन आज जो हालात हैं, क्या आज फुले होते तो वो तो सीधे यूएपीए में होते। आई मीन हम उस समय तो मान लीजिए रोड़े अटकाते थे, कोई उनके मैला फेंक दिया, कोई गोबर फेंक दिया रास्ते में सावित्री बाई फुले के। आप देखिए, वो तो फुले साहब थे। मैं तो कहता हूं कि मैं यूपी का रहने वाला हूं, हमारे यहाँ से एक लेखक पैदा हुए, उनका नाम था राहुल सांकृत्यायन, और वो ब्राह्मण थे। उनका नाम था केदार पांडे। बाद में वो संत बन गए, और संत बनने के बाद किसान आंदोलन में शरीक हो गए। फिर वो राजनीतिक दल में भी चले गए, आंदोलन में, और वो कांग्रेस में भी रहे, कम्युनिस्ट पार्टी में भी रहे, स्वाधीनता सेनानी बन गए, हजारीबाग जेल में लंबे समय तक रहे। तो इतना बड़ा इंटेलेक्चुअल, इतना बड़ा नेता जिसने 100 से अधिक किताबें लिखी, वो ऐसी ऐसी किताबें लिखी हैं कि आज लिख रहे होते तो पता नहीं क्या उनके साथ होता। जैसे उनकी एक किताब है तुम्हारी क्षय, उसमें एक चैप्टर है तुम्हारे धर्म की क्षय हो। अब वो इस तरह की बात करते हैं। तो मैं जो सवाल इसलिए लंबा कर रहा हूं कि मैं ये समझना चाहता हूं कि जो एक लेखक की, एक बुद्धिजीवी की, एक डेमोक्रेटिक सेटअप में, एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में जो फ्रीडम है, क्या उसमें हम बहुत पीछे जा रहे हैं? आजादी की लड़ाई के दौरान तो ब्रिटिश पीरियड था, ब्रिटिश काल था, ब्रिटिश हुकूमत थी, उस समय लोग बोल पा रहे थे, अंबेडकर बोल पाते थे, फुले बोल पाते थे, राहुल सांकृत्यायन लिख पाते थे। आज वो क्या बात हो गई है कि यूएपी आ जाता है? वाई? हाँ, ये सोचने की बात है कि अंग्रेजों से ज्यादा ये लोग सेंसरशिप कर रहे हैं, क्योंकि आपने सही कहा कि उस समय भी लोग बोल पाते थे, अपनी आवाज पहुंचा पाते थे। और आज तो कितने लोग जेल में हैं बोलने के लिए सिर्फ। उनको उमर खालिद ऑलमोस्ट 5 साल, 4.5 साल से जेल में है, ट्रायल भी नहीं हुई है। ऐसे बहुत सारे लोग जेल में हैं आज भी। कई लोग जो बोलते थे उनको मार दिया गया, जैसे दाभोलकर जी हैं, पानसरे हैं, कलबुर्गी हैं, गौरी लंकेश हैं। बहुत सारे लोग जिनके नाम भी हमको नहीं पता है, वो भी मारे गए हैं। तो आज का जो माहौल है, ये इमरजेंसी से भी ज्यादा खतरनाक है। इमरजेंसी तो हमें पता थी कि ये इमरजेंसी है, उसके खिलाफ लड़ना है, लोग लड़े और जेल भी गए। कुछ लोगों ने एडिटोरियल्स नहीं लिखे, ब्लैंक छाप दिया था। आज ऐसा करना मुश्किल है, ज्यादा मुश्किल है इमरजेंसी के समय से ज्यादा, क्योंकि हम दोनों समय पे थे। मेरी खुद की फिल्म राम के नाम, जो बाबरी मस्जिद जब अभी गिराई नहीं गई थी तब बनी थी, उसको लड़ने के बाद हमें यूज सेंसर सर्टिफिकेट मिल गया। सेंसर सर्टिफिकेट ने पास कर दिया विदाउट कट, क्योंकि हम लड़े थे उसके लिए। बाद में दूरदर्शन पे उनको दिखानी पड़ी, क्योंकि हम उसके लिए भी लड़े थे कि ये फिल्म टीवी पे आनी चाहिए। तो वो भी फिल्म आई कई साल बाद, यानी 5 साल लगे कोर्ट में, उसके बाद में फिल्म दिखाई गई। आज वो फिल्म जो लोग दिखाते हैं उनके ऊपर अटैक्स होते हैं, जबकि इस फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट मिल चुका है। और जैसे कुणाल के उस स्टूडियो पे अटैक हुआ, कुणाल का स्टूडियो नहीं था, सिर्फ उसने भाड़े पे लिया था, तो वो उस स्टूडियो पे जो अटैक हुआ पुलिस देखते रही। ऐसे ही फिल्मों के साथ भी होता है, जो फिल्म सर्टिफिकेट पास हो चुकी है, कोई दिखाने जाता है, उनके ऊपर अटैक होता है, पुलिस वहां रहती है। पुलिस उन लोगों की मदद करती है जो लोग फिल्म को रोकना चाहते हैं, जबकि कानून कहता है कि वो उनकी मदद करनी चाहिए कि जो लोग फिल्म दिखाना चाहते हैं, क्योंकि ये लीगल फिल्म है। ये फिल्म में जो एक सेंटेंस आता है, सेंटेंस का भी आधा हिस्सा, शूद्रों को झाड़ू बांध कर चलना चाहिए। अब ये शूद्रों को झाड़ू बांध कर चलना चाहिए, ये कोई नई बात तो है नहीं कि हम पहली बार सुन रहे हैं। ये बकायदा हमारे कथित जो शास्त्र हैं, या जो पहले के ग्रंथ हैं, उसमें दर्ज है ये बात कि ऐसा समय था, और उसके खिलाफ लोगों ने लड़ाइयां लड़ी। उन लड़ाइयों में हर जात बिरादरी के लोग शामिल थे।
यहाँ तक कि केरल में ईएमएस नंबूदिरीपाद वाज बोर्न इन ए नंबूदिरी ब्राह्मण फैमिली, ही वाज आल्सो फाइटिंग अगेंस्ट ऑल दीज इविल्स इन केरला। जी उनका नाम बहुत मशहूर हुआ था सोशल रिफॉर्म मूवमेंट में केरल में। लेकिन शूद्रों को झाड़ू बांध कर चलना चाहिए, इसकी जगह जो सजेस्ट किया गया नाम एक रिपोर्ट हुआ है मीडिया में, मैं इसको निजी तौर पे नहीं जानता, लेकिन जो बड़े अखबारों में भी, बड़ी वेबसाइटों में भी आया है, मैं कोट कर रहा हूं, किसी ने कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया। उसमें कहा गया है कि इसको लिखना है, क्या हमें सबसे दूरी बनाकर रखना चाहिए, तो शूद्रों को झाड़ू बांधकर चलना चाहिए, और क्या हमें सबसे दूरी बनाकर रखना चाहिए। ये दोनों के विचारों का जो प्रकटीकरण है, जो एक्सप्रेशन है, कितना फर्क है। बिल्कुल तो एक बिल्कुल। फिल्म मेकर के तौर पे आप कैसे इसको आप विजुलाइज कैसे करते हैं, क्या समस्या है, कैसे फिल्म मेकर अपने विषय को, अपने कंटेंट को डिपिक्ट करे। हाँ, तो मैं समझता हूँ कि फ़िल्म वालों को ये कट्स ये मानने नहीं चाहिए थे, लड़ना चाहिए था कोर्ट में जाके, जैसे हम भी लड़ चुके हैं। मगर मैं ये भी जानता हूँ कि आज के ज़माने में कोर्ट में भी जीतना आसान नहीं है। आसान तो कभी नहीं था, मगर हम जीतते थे। हम अभी तक 7 केसेस कोर्ट में जीते हैं सेंसरशिप के खिलाफ। मगर आज मैं भी किसी को सलाह नहीं दूंगा कि आप कोर्ट जाइए, क्योंकि कोर्ट भी हमारी तरफदारी नहीं करता है। कोर्ट भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए लड़ता नहीं है आम तौर पे। अगर अगर कोई अच्छे जजेस मिल गए तो हो सकता है आज भी, मगर मुश्किल है बहुत। इसीलिए हो सकता है कि फिल्म मेकर्स ने सोचा कि ठीक है, 2-4 कट्स मांगे हैं तो ये कट्स लेके हम आगे चलें। तो फिर भारत में फिल्म मेकर क्या करे, बागों में बहार है केवल लिखे, बता बनाए ये गान, ये फिल्म बनाए, क्या कैसे करे, फिर बताए आप। क्यों मोदी के बारे में बनाइए, या इमरजेंसी के खिलाफ बनाइए, या कश्मीर फाइल्स बनाइए। वो कश्मीर फाइल्स वाला भी इस सेंसर बोर्ड का मेंबर है जिसने ये डिसीजन लिए, और उसकी फिल्म खुद आप देखिए, बताइए उसमें सच्चाई कितनी है। तो ये सिनेमा पर कितना संकट आप देख रहे हैं इसको, कि सिनेमा अपने समय को नहीं बोल पा रहा है, उसको दिखा नहीं पा रहा है। नहीं, सवाल का समझा नहीं मैं सवाल। मैं ये समझना चाहता हूं कि अगर बागों में बहार है, या कश्मीर फाइल का जिक्र आप कर रहे हैं, या मोदी जी का जिक्र कर रहे हैं, उनके बारे में भी फिल्म है, तो फिर केवल जो आज का वक्त है, आज के हाँ, वक्त का यही सच तो नहीं है, यही उसकी जटिलता तो नहीं है जिसको कि सिनेमा में आना चाहिए। सिनेमा फिर करे क्या, सिनेमा सिनेमा क्या अपने समय को बिल्कुल नजरअंदाज कर दे, चुप हो जाए वो अपने ढंग से। नहीं, मैं ये आज का कमर्शियल सिनेमा ज्यादातर एडवर्टाइजिंग सिनेमा हो गया है। सरकार की एडवर्टाइजिंग करेगा, या सरकार की जो विचारधारा है उसको बढ़ाने के लिए जो लोग काम करते हैं उसकी एडवर्टाइजिंग करेगा। तो एक तरह से आप ये मान रहे हैं कि सिनेमा इंडस्ट्री ने पूरी तरह सरेंडर कर दिया है। पूरी तरह नहीं कहूंगा, कुछ लोग लड़ते हैं आज भी, और हमेशा लड़ते रहेंगे। मगर इनकी ये हम लोग बिल्कुल माइनॉरिटी में हैं, और माइनॉरिटीज का की हालत आप देख रहे हैं क्या हो रहा है देश में। प्रथमेश, एक देश के जाने माने फिल्म मेकर का ये वक्तव्य, आप एक जर्नलिस्ट के तौर पे कैसे आप इसको देखते हैं, आई मीन, क्योंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के दायरे में तो आप भी हैं, हम भी हैं, सब हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। सर देखिए, पहली बात तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की जब भी बात आती है तब मैं कई बार ये लिख चुका हूँ सोशल मीडिया पर मेरे कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का इजाद जो हुआ, ये कंसेप्ट जब कंसेप्ट ने जन्म लिया, वो इसलिए जन्म लिया कि जो दबे पिछड़े लोग हैं उनकी आवाजें उठाई जा सके, उनके सवाल उठाए जा सके, और उनकी जो समस्याएं हैं उनको आवाज दी जा सके, और उन तक न्याय पहुंचाया जा सके। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की कंसेप्ट का जो स्रोत है, जो सोर्स ऑफ ओरिजिन है, वो ये इच्छा है। अब ये देखेंगे आप कि आप जब भी राइट विंग किसी भी बात पर रोक आते हुए देखेंगे, राइट विंग यानी कोई भी हेटफुल जिसमें बहुत सारा द्वेष है, गुस्सा है, हिंसा है,
और एक समूह के प्रति कुछ दुर्भाव है, ये सारे इंसिडेंट्स में आप देखेंगे अगर इनको विरोध हुआ तो ये सबसे पहले बोलेंगे हमारी अभिव्यक्ति का क्या, हमारी अभिव्यक्ति हमारी स्वतंत्रता का क्या, हमें भी तो हक है अभिव्यक्ति करने का। तो हम पहली बात तो हमें ये डिस्टिंग्विशिंग किंग लाइन खींचनी चाहिए, डिस्टिंग्विश करने वाली, ये फर्क करने वाली लाइन खींचनी चाहिए कि नहीं है, द्वेष करने का अधिकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, किसी को किसी के अगेंस्ट हिंसा भड़काने का अधिकार ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। किसी दबे पिछड़े की आवाज बनना और उनकी समस्याओं को आवाज देना, उनको पोर्ट्रे करना, ये अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है। और जो संवैधानिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो भी इसी की बात करती है, उसमें भी यही अभिप्रेत है कि इस तरीके की अभिव्यक्ति हो सके, क्योंकि उनके पास आवाज नहीं है, उनके पास पहले से स्वतंत्रता नहीं है। आप देखेंगे ये सारे जो संगठनाएं हैं, ये सारे जो कास्ट और क्लास में एलिट वर्ग है, इनको क्या जरूरत है अभिव्यक्ति की, जब इनकी सारी समस्याएं डायरेक्टली एक फोन कॉल पर ठीक हो सकती है, जिनकी खुद की जो कनेक्शन है, कम्युनिकेशन है, वो सत्ताधारी वर्ग के साथ सीधा संबंध है उनका, तो उनको अभिव्यक्ति की तो कोई जरूरत नहीं पड़ती ना। अभिव्यक्ति की जरूरत उनको पड़ती है जिनको सरकार तक पहुंचने का या मैकेनिज्म तक पहुंचने का जरिया नहीं है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो मुद्दा है उसका एक भद्दा मजाक बना दिया गया है, और जो सही है वो मत कहो, जो गलत है उसे जोर जोर से कहो और सारी आवाजों को दबा दो, इस तरीके का एक मोडस ऑपरेंडी हमें दिखाई दे रहा है। और ये जैसे मैंने कहा कि ट्रैजिक कॉमेडी है। बिल्कुल आखिरी सवाल, एक ही सवाल दोनों लोगों का, एक एक कमेंट छोटा लेकर मैं इस कार्यक्रम का समापन करूंगा। देखिए अभी बहुत सारे जो जर्नलिस्ट हैं, बहुत सारे जो सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया में उनको जगह नहीं है, ठीक उसी तरह से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर से मैं मिलता हूँ अलग अलग जगहों पर, वो बिल्कुल यंग हैं, वो फिल्म मेकिंग चाहते हैं और अपने लिए जगह तलाश रहे हैं। कुछ दिन पहले मुझसे एक फिल्म मेकर ने कहा कि मैं राहुल सांकृत्यायन पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता हूँ, और ही वांटेड कि कुछ हेल्प हमको करें। मेरे दिमाग में अब ये सवाल आ रहा है कि कोई अम्बेडकर पर फिल्म बनाए, कोई राहुल पर बनाए, कोई किसी पर बनाए। बहुत सारे अनसॉन्ग ऐसे लोग हैं जिनके बारे में, जैसे एक नक्षत्र मालाकार कोशी इलाके में बिहार के हैं, एक ऐसे हीरो जो जो जिनके बारे में बाहर की दुनिया नहीं जानती लेकिन वहां के वो हीरो हैं, इन पर फिल्म बनाना चाहे तो क्या आज की तारीख में ये बिल्कुल असंभव सा नहीं हो गया है कि आप इन पर फिल्म बना लें? फिल्म नहीं बना पाएंगे तो कौन आएगा फिल्म बनाने? इसका मतलब इन कंटेंट पर, इस विषय पर, इस तरह के चरित्रों पर, इस तरह की स्थितियों पर फिल्म बनाना बंद हो जाएगा। तो क्या ये देश का या हमारी क्रिएटिविटी का, हमारे लिटरेचर का ये नुकसान बहुत बड़ा नहीं हो रहा है? नुकसान तो हो रहा है जरूर, मगर मैं नहीं मानता कि फिल्म बनाना बंद हो जाएगा। इस तरह की फिल्में बनती रहेंगी, मगर कम पैसे में बनेंगी, यानी बहुत बड़ी कमर्शियल फिल्म नहीं बनेगी, पर फिल्में बनेंगी। सवाल ये है कि दिखाएगा कौन। बनाने हाँ, वाले हम मिल जाते हैं, क्योंकि हिम्मत वाले लोग हैं हमारे देश में जो बनाते हैं, मगर इसको दिखाने वाला कौन है? दिखाने के लिए भी हिम्मत चाहिए। तो ये हमारी आज सबसे बड़ी समस्या है कि हमें दिखाने के लिए जगह नहीं मिलती है। हमने जो फिल्में बनाई हैं उनको दिखाने के लिए जगह नहीं मिलती, उसके लिए लड़ना पड़ता। सो डू यू थिंक कि कुछ अलग वैकल्पिक तरीके खोजने होंगे, जैसे एक जमाने में लैटिन अमेरिकन फिल्म मेकर्स ने खोजे थे? नहीं नहीं, वो सब कर चुके हैं। वो करते हुए करते करते तो यहाँ तक पहुंचे हैं, मगर इसके आगे इंटरनेट को भी बंद करना चाहते हैं लोग। इंटरनेट यानी इंटरनेट को भी कंट्रोल करना चाहते हैं। या उनको, उनके दिमाग में ये है, उनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उनको कुणाल कामरा भी बर्दाश्त नहीं होता है ना। हमारी बात छोड़िए। प्रथमेश, बिल्कुल आखिरी बिल्कुल टिप्पणी। बिल्कुल, ये जो आनंद सर ने कहा वो बिल्कुल सही है कि वैकल्पिक प्लेटफॉर्म्स ऑलरेडी लोगों ने इंटरनेट को वैकल्पिक प्लेटफॉर्म के तौर पे ही देखा था।
लेकिन अब इंटरनेट भी मुख्य धारा की तरह एक बहुत पॉपुलर और बहुत ज्यादा रीच वाला माध्यम बन चुका है। और इसकी जो स्वतंत्रता है, इसका जो स्पिरिट है, वो किसी किसी भी सत्ताधारी को जो फैसिस्ट नेचर का हो या आत्म आत्ममुग्ध जिसे कहते हैं, ऐसे लोगों को वो चुभेगा जरूर, और वो इसको कंट्रोल करने की जरूर कोशिश कर रहे हैं ऑलरेडी। आप देखेंगे कि YouTube का एल्गोरिदम भी बहुत बार हमें देखेंगे कि कोई अगर अनकंफर्टेबल टॉपिक हो तो वो अपने आप सप्रेस हो जाता है, यूट्यूब का एल्गोरिदम ही उसे मार देता है वो वीडियो ये को। हम सुन रहे हैं। बिल्कुल। तो आपका खुद का काम हो, हमारा जर्नलिस्टिक काम हो, जर्नलिज्म को एंटरटेनमेंट के पैमाने लगाकर सप्रेस कर देता है यूट्यूब जैसा प्लेटफॉर्म। फेसबुक सेंसरशिप कर देता है, बहुत सारे अजीबो गरीब नियम और कायदे वो ला देते हैं। तो इस तरीके से वो जो एक वर्ग है पूरा, और एक सत्ता का जो सेंस है, वो ये नहीं चाहता है कि इंटरनेट का भी स्पिरिट अब बचे। तो आनंद सर जैसे फिल्म मेकर्स हो या आप और हम जैसे जर्नलिस्ट हो, इनके लिए आगे का जो एक रोड है, वो रोड तलाशना बहुत ही मुश्किल है आज भी। लेकिन ऐसे भी नहीं कि सब मतलब स्पिरिट गवा देना चाहिए, ये इससे लड़ना तो होगा ही, और इससे लड़ते रहेंगे सब अपने अपने तरीके से। और बिल्कुल और हम लोगों ने, या प्लीज। नहीं, और ये स्थिति कायम नहीं रहेगी। ये जो उनको लगता है कि हमारा जो राज है वो हमेशा रहेगा, ये बात तो सही नहीं है। फाशीवाद बहुत साल टिकता नहीं है। हिटलर का भी फाशीवाद कितने साल टिका? कितने लेकिन साल वो तो टिका? मेरे हमारे यहाँ ख्याल तो, से 20 साल से ज्यादा नहीं टिका। लेकिन आनंद जी आप तो कह रहे हैं फांसीवाद, लेकिन भाई जो सत्ता है वो तो कहती है कि हम, जनता ने चुनकर हमें दी भेजा है। हाँ, तो जनता ने चुनकर ही हिटलर को भी भेजा था ना, बाद में उसने कंट्रोल कर लिया। जी, बहरहाल आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों की सत्ता तानाशाह है, फंसी है, नहीं है, हम उस विवाद में नहीं जाएंगे, लेकिन एक जर्नलिस्ट के तौर पे जरूर हम ये चिंता जाहिर करते हैं कि जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है, जो जो अभिव्यक्त की आजादी अपने देश में है, हम 180 मुल्कों की सूची में 159वें स्थान पर है, 159 स्थान पर है। आप देखिए देश का जो ओहदा है, बोलते हैं कि हम विश्व गुरु बनेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, इतना बड़ा डेमोक्रेसी इंडिया, 159 आउट ऑफ 180। हमारे आसपास के देश हैं, सिर्फ एक देश को छोड़कर बेहतर और स्थिति सबकी है, एक देश को छोड़कर। तो ये सिनेमा का भी वही हाल हो गया है। मैं समझता हूं कि आसपास के मुल्कों में सिनेमा की ये स्थिति नहीं होगी। जब हमारे यहाँ क्या शानदार सिनेमा का वो दौर था, हम उसको कोसते थे और आलोचना करते थे कि और अच्छी फिल्में बनो, कमर्शलाइज ना करो, और आज हालत यह है कि हम कुछ भी नहीं पा रहे हैं। तो ये बहुत हॉरिबल स्थिति है, खास तौर पे देश की जुडिशरी को, देश के बौद्धिक जगत को। आपने जुडिशरी का नाम लिया आनंद जी, इसलिए हम कहेंगे कि जुडिशरी को और बौद्धिक जगत को इस बारे में गंभीर चिंतन की जरूरत है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।